नमस्कार, खबर असरदार के हमारे खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात होगी सियासत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी है और कहा है कि जहरीले सांप को मार दिया जाना चाहिए। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी बेहद हमलावर है। बीजेपी ने इसे हिंसा भड़काने की कोशिश बताया और चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्म है। योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से करने वाले खड़गे ने अब बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया है और कहा है कि जहरीले सांप को मार दिया जाना चाहिए। खड़गे का वो बयान सुनिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे हिंसा भड़काने की कोशिश बताया और कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को मारने का आह्वान कर रही है। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की। हालांकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खुलकर समर्थन करते दिख रहे हैं। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ भी चुनाव आयोग पहुंच गई है। मौलाना रहमान सज्जाद नोमानी ने उन मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उसके पहले खड़गे का ये बयान चर्चाओं में है। खड़गे बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही है चुनाव में हार के डर से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कौन एक है, कौन सेफ है और कौन फेक है की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी मोदी के नए एक हैं तो सेफ हैं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्टर भी दिखाया, बीजेपी ने भी पलटवार किया और 2 पोस्टर बदले में जारी किए। देखिए। जहर के जैसा है। जहर कौन सेफ है और कौन फेक है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के नारे का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला।
राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां वो अपने साथ एक सेफ लेकर आए और उस सेफ से उन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी का पोस्टर निकाला और ये कहा कि यही एक है तो सेफ है नारे की हकीकत है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है। संबित पात्रा ने भी 2 पोस्टर दिखाए और कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस और उसकी सरकार के अलग अलग घोटालों का जिक्र किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के पोस्टर के जवाब में सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं घेरा है, बल्कि एक और पोस्टर के जरिए इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में भी एक है तो सेफ है नारे का जिक्र हुआ। पोस्टर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ गौतम अडानी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। कांग्रेस या उनके सहयोगी की सरकार के दौरान भी अडानी ग्रुप का निवेश रहा। 2009 की एक तस्वीर की भी चर्चा हो रही है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के प्लेन में बैठकर अडानी के प्रोजेक्ट देखने गुजरात के कच्छ गए थे। बीजेपी अब ये पूछ रही है कि राहुल गांधी की सेफ में अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा, गहलोत और रेवंत रेड्डी वाली तस्वीर क्यों नहीं थी? तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए। लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था, लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी। तो राहुल गांधी के आरोपों पर घमासान छिड़ गया है। सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी भी पोस्टर जारी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार थम चुका है। उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जहां सीधा मुकाबला है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती नजर आ रही है। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए। 2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है।
चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। गाजियाबाद से बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। इस बार बीजेपी ने सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, तो एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है। एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्तफा 2022 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुंदरकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट बताई जा रही है। हालांकि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी उपचुनाव पर नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि एसपी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटेहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ के मसलों में हैदराबाद में बैठे ओवैसी की एंट्री हो गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों की कमेटियों के मुतवल्लियों के लिए नया फरमान जारी किया। अब मस्जिद कमेटियों को जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी और वक्फ के इस फैसले पर ओवैसी ने हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। मस्जिद में होने वाली तकरीर पर घमासान। तकरीर पर परमिशन से कौन परेशान? वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी के सवाल। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जुमे की नमाज को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया है और फरमान जारी होते ही छत्तीसगढ़ की सियासत में हैदराबाद में बैठे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। वक्फ बोर्ड के जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के विषय की जानकारी वक्फ बोर्ड को देने के फरमान को ओवैसी ने संविधान के खिलाफ बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दें। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो भी वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। ओवैसी की पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। ओवैसी को धर्म की आधी अधूरी जानकारी होने की बात भी कही। क्योंकि उनके बयान से हम लगभग सहमत रहेंगे, कुछ राजनीतिक और सियासत का अड्डा नहीं बने, ये उद्देश्य है। इमाम साहब को कोई नहीं है, लगातार वो भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इमामों से हमारा कोई नहीं है, मुतवल्ली है, मुतवल्ली को भी हम पक्ष सुनेंगे। एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि आप क्या जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी दे दीजिए।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान को लेकर जहां ओवैसी की एंट्री से बवाल मच गया, तो वहीं कांग्रेस इस मसले पर ओवैसी का समर्थन कर रही है। वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता तौकीर रजा ने पलटवार किया है। ओबीसी के भी बयान उन्होंने सही कहा इस विषय में कि किसी दीन करने के लिए इनकी अनुमति की आवश्यकता है। आज कोई भी संत हो, महात्मा हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, वो प्रवचन देता है, तकरीर करता है। यदि उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें हैं तो इसके लिए हमारे देश के संविधान में कानून बना है। अरे ओवैसी सुन, जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी और कश्मीरी पंडित भाइयों को भगाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि अपनी जमीनों को यहां छोड़ दो और महिलाओं को यहां छोड़ दो, तब तू क्या चूड़ी पहन के बैठा था? मुसलमानों का रहबर बनता है तो जाके उन्हें बताना भी सीख कि कुछ गलत करते हो तो वो गलत है, गलत को गलत बोलना सीख। फिलहाल के लिए वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के विषय की जानकारी देनी होगी और जो ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेईस जुलाई 2023 को भोपाल में राहुल और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दोनों की जान पर बात आ गई थी। राहुल और सोनिया गांधी को ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़े थे, लेकिन विमान में खराबी क्यों आई थी, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 MPCG पर 19 पेजों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है और ये कहीं साजिश तो नहीं। 18 जुलाई 2023 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जान पर बनाई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत क्रू मेंबर्स को भी ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाना पड़ा, जिसके बाद भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लेकिन अब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया। खराब वॉल्व के साथ राहुल और सोनिया का विमान उड़ा था। DGCA को भेजी गई रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर था क्या। 18 जुलाई 2023 बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। एशले एविएशन का एयरक्राफ्ट फॉल्कन 2000 VT HGL, जिससे उड़ान भरी गई। उड़ान के 1 घंटे 11 मिनट बाद एयर प्रेशर घटने लगा। ऑक्सीजन के लिए राहुल, सोनिया और क्रू मेंबर्स को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। भोपाल में एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की थी। मामला तो आपको बता दिया और अब आपको बताते हैं DGCA की भेजी गई रिपोर्ट में क्या था। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास खुलासे के 19 पेजों की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 बार खराब होने के बावजूद भी वॉल्व को नहीं बदला गया था। आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या था। खराब वॉल्व के साथ खड़ा था राहुल सोनिया का विमान। 5 बार खराब होने के बावजूद नहीं बदला गया वॉल्व। DGCA को भेजी गई जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बार बार खराब होने के बावजूद वॉल्व को नहीं बदला गया। लगातार रिपेयर कर दोबारा एयरक्राफ्ट में लगाकर चला रहे थे काम। 5 साल में 5 बार खराब हो चुका है न्यूमेटिक वॉल्व। एविएशन कंपनी की घोर लापरवाही का खुलासा। रिपोर्ट देखेंगे, हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें फ्लाइट की हिस्ट्री भी है, इंसिडेंट की रिपोर्ट भी है और DGCA की जांच रिपोर्ट भी है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब जो एयरक्राफ्ट था फाल्कन 2000 जो एयरक्राफ्ट था उसको लेकर जब गए थे तो उसका जो सेफ्टी वाल्व जो होना चाहिए था, जिसको न्यूमेटिक वाल्व बोला जाता है, वो 5 बार रिपेयर किया गया था। रिपोर्ट में क्या था ये तो आपको पता चल गया। अब आपको एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन संजय गांधी ने क्या कहा सुनवाते हैं। जहाज में होने वाले केबिन डिकम्प्रेशन की, जो कि एक गंभीर समस्या है। इस समस्या में केबिन के अंदर प्रेशर लॉस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि जहाज अगर आपका 40 से 42,000 या 43,000 फीट की ऊंचाई पर जब उड़ रहा होता है और जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो उस वक्त जहाज के अंदर, जो कि एक टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं,
वक्त जो इंसान के लिए, चेतना के लिए जो समय होता है उस ऑल्टीट्यूड पे, उस वक्त पे, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होता है। इस तरह की दिक्कत आने के बाद पायलट के पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स का समय होता है। एविएशन कंपनी को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी वॉल्व रिपेयर करके वापस लगा दिया गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर वॉल्व काम क्या करता है। एयर प्रेशर नियंत्रण करता है न्यूमेटिक वॉल्व। विमान में लगाया जाता है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक वॉल्व। अब सवाल ये उठता है कि एविएशन कंपनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? बार बार वॉल्व खराब हो रहा है और उसे रिपेयर करके लगाया जा रहा है। 5 साल में 5 बार न्यूमेटिक वॉल्व खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी विमानों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आखिर क्यों? राहुल और सोनिया गांधी की जान से खिलवाड़ क्यों? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कुल 7 लोग विमान में सवार थे। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं, या फिर किसी ने बड़ी साजिश रची थी जिसे टाल दिया गया? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ते वायु प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रेप 4 को लागू किया गया है। दिल्ली का औसत AQI 481 तक पहुंच गया है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दमघोंटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा है कि बिना पूछे ग्रेप 4 नहीं हटाया जाए। पॉल्यूशन पर सियासत भी जारी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पॉल्यूशन के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एमपी का भी नाम लिया है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रेप 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। ग्रेप 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा की है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कॉन्टेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हुआ है। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेप 1 लागू हुआ और इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की गई, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया। इसके बाद पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हुआ और 24 दिन बाद यानी 15 नवंबर को ग्रेप 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद ही प्रदूषण का लेवल इतना तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रेप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रेप 4 आपने लागू कर दिया,
ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा है। इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। जहरीली हवा, सियासत बेहिसाब। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया है। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोंटू हो रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल खबर असरदार में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।